अपोलो 11 मिशन के बाद आखिर नासा को चांद पर ऐसा क्या मिला जो नए मिशन को जल्दी लॉन्च करने वाला है। वो चांद जो धरती से बहुत करीब दिखाई देता है, लेकिन उसके पास अभी तक कोई जा नहीं पा रहा है। नासा 1969 के बाद अपने नए मिशन आर्टेमिस 2 के जरिए चांद पर जाने की कोशिश करने वाला है। आज इस वीडियो में नासा के उसी आर्टेमिस 2 मिशन के लॉन्च से लेकर लैंड तक पूरे प्रोसेस को विस्तार से जानेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि भारत का इस मिशन में क्या योगदान है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आर्टेमिस 2 मिशन का मकसद। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये आर्टेमिस 2 करने क्या वाला है। जैसा कि हमने बताया, अपोलो मिशन के बाद ये पहली बार होगा जब इंसान चांद की तरफ जाएंगे। ये एक टेस्ट फाइट है। इसका मकसद है नासा के नए अंतरिक्ष यान जिसका नाम ओरियन है, उसके सिस्टम को चेक करना। इस मिशन में 4 बहादुर अंतरिक्ष यात्री होंगे: रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोर, क्रिस्टीना कोच और जेरमी हैंसन। ये पूरा मिशन मैनुअल कंट्रोल होगा जो इन चारों एस्ट्रोनॉट्स के जरिए पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि यह मिशन लगभग 10 दिन तक चलेगा। लॉन्च होने के बाद यह पृथ्वी के ऑर्बिट में कुछ जरूरी जांच करेगा। जब सारे सिस्टम ठीक काम करेंगे तो ये चांद की तरफ बढ़ेंगे। इनका रास्ता बहुत ही अद्भुत है। ये चांद के पीछे की तरफ जाकर एक चक्कर लगाएंगे और वहां से वापस धरती पर आ जाएंगे। इस दौरान ये यूनिट इंसानों द्वारा तय की गई अब तक की सबसे लंबी दूरी तय करेगा, करीब 14 लाख मील। सोचिए, जब ये यात्री चांद के पीछे होंगे तो उनके सामने गहरा काला अंतरिक्ष होगा और पीछे हमारी छोटी सी नीली धरती। वो नजारा कैसा होगा, इसकी कल्पना करना भी रोमांचक है। स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS। अब सवाल यह है कि इतने भारी अंतरिक्ष यान को चांद तक पहुंचाएगा कौन। यहां एंट्री होती है नासा के ब्रह्मास्त्र की, जिसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी कि SLS। दोस्तों, SLS नासा का अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। अगर आपने पुराने सैटर्न 5 रॉकेट की तस्वीर देखी तो समझ लीजिए कि यह उसका आधुनिक और ज्यादा ताकतवर रूप है। यह रॉकेट इतना बड़ा है कि इसके सामने बड़ी बड़ी इमारतें भी छोटी लगती हैं। SLS का काम है ओरियन कैप्सूल को धरती की ग्रेविटी से बाहर निकालकर चांद की दिशा में फेंकना। यह रॉकेट पुराने मॉडल पर काम करता है, यानी कि जैसे जैसे ईंधन खत्म होता है रॉकेट के हिस्से समुद्र में गिर जाते हैं। हालांकि यह थोड़ा पुराना तरीका है, लेकिन नासा का मानना है कि सुरक्षा के मामले में यह सबसे बेहतर विकल्प है। लेकिन आर्टेमिस 2 सिर्फ रॉकेट उड़ाने के बारे में नहीं है, यह जिंदा रहने, सर्वाइवल के बारे में है। सबसे बड़ा खतरा आर्टेमिस 2 का सबसे नाजुक हिस्सा लॉन्च नहीं बल्कि वापस आना है। जब ओरियन कैप्सूल चांद से वापस आएगा तो उसकी रफ्तार करीब 25,000 मील प्रति घंटा होगी। आवाज की रफ्तार से भी 32 गुना ज्यादा। जब कोई चीज इतनी तेजी से धरती के वायुमंडल में घुसती है तो घर्षण की वजह से जबरदस्त गर्मी पैदा होती है। तापमान करीब 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जितना सूरज की सतह पर होता है। यहां पर हीट शील्ड यानी सुरक्षा कवच का रोल होता है। आपको याद होगा आर्टेमिस 1 मिशन जो बिना यात्रियों के गया था, उसमें हीट शील्ड में कुछ दिक्कतें आई थी। उसका मटेरियल उखड़ गया था। नासा के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए आर्टेमिस 2 में नासा कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। इस हीट शील्ड का सही से काम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर यह फेल हुआ यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है। और जब तक आर्टेमिस 2 सफल नहीं होता तब तक आर्टेमिस 3 जो कि चांद पर उतरने वाला असली मिशन होगा वो लॉन्च नहीं हो सकता। दोस्तों, पिछले साल जब चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग करके इतिहास रचा था, तब पूरी दुनिया ने मान लिया था कि भारत अब अंतरिक्ष की एक महाशक्ति बन चुका है। हम वो देश हैं जो कम बजट में सबसे मुश्किल मिशन को अंजाम देते हैं। इसलिए सफलता को देखते हुए भारत के आर्टेमिस एक्रोड पर हस्ताक्षर किए। यह दुनिया के देश के बीच एक समझौता है कि हम चांद और मंगल पर शांति और सहयोग से काम करेंगे। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में नासा के आर्टेमिस मिशन में इसरो का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। खबर यह भी है कि नासा और इसरो मिलकर एक संयुक्त मिशन प्लान कर रहे हैं, जहां एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। यह भारत के अपने गगनयान मिशन के लिए बहुत बड़ी मदद होगी।
जहां एक तरफ आर्टेमिस के जरिए चांद पर बस्ती बसाया जाना चाहता है, वहीं भारत की तकनीक और सस्ती इंजीनियरिंग उन्हें वहां बने रहने में मदद कर सकती है। तो वो दिन दूर नहीं जब हम किसी आर्टेमिस मिशन में एक भारतीय यात्री को भी चांद की तरफ जाते हुए देखेंगे। यह हम सब के लिए गर्व की बात है। अपोलो और आर्टेमिस में फर्क। कई जानकारों का कहना है कि आर्टेमिस का प्लान अपोलो मिशन से बहुत ज्यादा जटिल और मुश्किल है। अपोलो मिशन में क्या होता है, सब कुछ एक ही रॉकेट में जाता था, चांद की कक्षा में घुसता था, लैंडर नीचे जाता था और वापस आकर धरती पर लौट आता था। सरल और सीधा। लेकिन आर्टेमिस में प्रोसेस अलग है। नासा का नया ओरियन कैप्सूल अपोलो के मुकाबले बहुत भारी है, लेकिन उसके पास इतना ईंधन या ताकत नहीं है कि वो चांद की लो लूनर ऑर्बिट के पास जाकर वापस आ सके। इस मजबूरी की वजह से नासा को एक नई लोकेशन चुननी पड़ी, जिसे नियर रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट कहते हैं, NRHO। ये ऑर्बिट चांद से काफी दूर है। यहां रहने के लिए कम ईंधन लगता है, लेकिन समस्या यह है कि ओरियन खुद चांद पर नहीं उतर सकता। यात्रियों को चांद पर उतारने के लिए अगला टैक्सी की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम लैंडर कहते हैं। और यहां एंट्री होती है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की। नासा ने चांद पर उतरने के लिए स्पेस एक्स के विशाल रॉकेट स्टारशिप को ठेका दिया है। स्टारशिप अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट सिस्टम है, जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन प्लान बहुत मुश्किल है। चूंकि ओरियन ऊपर कक्षा में इंतजार करेगा, स्टारशिप को धरती से लॉन्च होकर वहां पहुंचना होगा, लेकिन स्टारशिप इतना भारी है कि वो सीधे चांद तक नहीं जाएगा। उसे पृथ्वी की कक्षा में रुकना पड़ेगा और फिर धरती से कई सारे टैंकर रॉकेट भेजे जाएंगे, जो अंतरिक्ष में ही स्टारशिप में ईंधन भरेंगे। सोचिए, अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी में एक रॉकेट दूसरे रॉकेट में पेट्रोल भर रहा है। यह तकनीक अभी तक साबित नहीं हुई है, यानी आज तक कभी बड़े पैमाने पर यह टेस्ट नहीं की गई है। चांद पर एक बार उतरने के लिए शायद 10 से 15 रॉकेट लॉन्च करने पड़ेंगे। आलोचकों का कहना है कि यह बहुत जोखिम भरा है। इतने सारे पुर्जे और सिस्टम है कि अगर एक भी चीज गलत हुई तो पूरा मिशन रुक जाएगा। ब्लू ओरिजिन ने भी अपना लैंडर ऑफर किया है, जो थोड़ा पुराना तरीका है, लेकिन नासा अभी स्पेस एक्स की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। असल में देखा जाए तो ये सिर्फ तकनीक की लड़ाई नहीं, ये दो अलग सोच की लड़ाई है। एक तरफ है नासा का पुराना तरीका SLS, ये एक बार इस्तेमाल होने वाला है, मतलब एक बार उड़ो और फिर समुद्र में फेंक दो। ये महंगा है, लेकिन इसका रिकॉर्ड अच्छा है। इसका मकसद जोखिम कम करना है। दूसरी तरफ है स्पेस एक्स का नया तरीका स्टारशिप। इनका मकसद सिर्फ चांद नहीं बल्कि मंगल पर बस्ती बसाना है। एलन मस्क चाहते हैं कि रॉकेट हवाई जहाज की तरह हो, उड़ाओ, लैंड करो, ईंधन भरो और फिर उड़ाओ। यह तरीका सस्ता हो सकता है, लेकिन अभी यह विकास के चरण में है और काफी जोखिम भरा है। नासा इन दोनों के बीच फंस गया है। उन्हें पुरानी सुरक्षा भी चाहिए और नई तकनीक भी। यही वजह है कि आर्टेमिस का समय बार बार आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या 2026 तक यह मुमकिन है? नासा ने आर्टेमिस 2 के लिए 2025-26 का लक्ष्य रखा है और आर्टेमिस 3 लैंडिंग के लिए 2026-27 का। लेकिन जानकारों का मानना है कि यह समय सीमा बहुत मुश्किल है। स्टारशिप अभी भी टेस्टिंग फेज में है। हीट शील्ड की समस्या पूरी तरह सुलझना बाकी है। ऊपर से चीन भी तेजी से अपने मून मिशन पर काम कर रहा है। चीन ने ऐलान किया है कि वो 2030 तक अपने यात्रियों को चांद पर उतार देगा और ये एक नई स्पेस रेस है। अगर नासा तकनीक को आसान नहीं करता, जैसे कि स्टारशिप को दोबारा इस्तेमाल करने की जगह उसे एक बार इस्तेमाल की तरह यूज करना, तो हो सकता है कि देरी और बढ़ जाए। कुछ जानकारों का सुझाव है कि जोखिम कम करने के लिए मिशन के प्लान को थोड़ा आसान बनाना चाहिए। दोस्तों, चाहे चुनौतियां कितनी बड़ी हो, आर्टेमिस 2 एक ऐतिहासिक कदम है। यह मिशन हमें याद दिलाता है कि इंसान की जिज्ञासा किसी भी मुश्किल से बड़ी होती है। जब रीड वाइजमैन और उनकी टीम चांद के पीछे धरती को देख रहे होंगे, तो वहां सिर्फ नासा के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए एक जीत होगी। ये मिशन फ्यूचर सिटी, मंगल मिशन और अंतरिक्ष में हमारे रहने के सपने की पहली सीढ़ी है। आपको क्या लगता है? क्या स्पेस एक्स का स्टारशिप समय पर तैयार हो पाएगा? और क्या हमारे जीवन काल में हम एक भारतीय को चांद पर चलते हुए देख पाएंगे?